अरे बुढ़िया, तू अभी तक गई नहीं है? यहीं पर पड़ी है? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। कहते हुए पूनम अपनी सास विमला जी को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। विमला जी बहू के सामने हाथ जोड़ते हुए रोती रहीं। बहू, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन पूनम ने उनकी एक ना सुनी और उनके हाथ में लकड़ी देते हुए बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का ये लकड़ी ही सहारा होती है। पकड़ इसे और दफा हो जाए यहाँ से। कहते हुए पूनम ने दरवाजे को बंद कर लिया। विमला जी बहुत देर तक गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनके बेटे बहू ने उनकी एक न सुनी और चादर तानकर सो गए। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बेटे बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो विमला जी अपने छोटे बेटे रमेश का दरवाज़ा खटखटाने लगी। रमेश बेटा, तुम ही दरवाज़ा खोल दो। बस आज रात के लिए मुझे अपने घर में एक कोने में पड़े रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती जा रही थी, पर उन्होंने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस नहीं किया। विमला जी बेचारी रोती बिलखती वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रहीं। ठंड के मारे उनका पूरा बदन कांपा जा रहा था। पूरी रात ठिठुरते हुए जैसे तैसे निकाल दी। सुबह 8 बजे बेटे बहू का दरवाज़ा खुला तो विमला जी बोली, मुझे पता था बेटा, तू अपनी माँ को ऐसे हालात में नहीं देख सकता। तो रमेश बोला, माँ बड़ी ढीठ हो आप, अभी तक यहीं पड़ी हो। अरे मर क्यों नहीं जाती? हमारा भी पीछा छूटेगा। चलो रवीना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटे की बातें सुनकर विमला जी की आंखें छलक पड़ी। बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बीबी के साथ चल गया। बेचारी बिमला जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गईं, तो वहां आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते। पर कई दिनों से विमला जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह दर्द से कराहती रहीं। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उन्हें याद करते हुए विमला जी अपनी पुरानी यादों में खो गईं। विमला जी, आज तो हम भी कहीं बाहर होटल में खाना खाने चलेंगे। 70 वर्षीय श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी विमला जी से कहा। तो विमला जी बोली, अरे बुढ़े हो गए हैं, अब क्या होटल में खाना खाते हुए अच्छे लगेंगे? काहे को पैसा खराब करना? हमें नहीं जाना हो कोई होटल वोटल। देख नहीं रहे हो कैसे हाथ कपकपा रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे कि लकड़ियों में जाने वाले हैं, लेकिन होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा जी, अब तो होटल में खाना खाने आपके साथ अगले जन्म में ही जा पाऊंगी। कहते हुए विमला जी अंदर जाने लगी तो श्यामलाल से बोले, अरे सुनो विमला जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। रिक्शा वाले से बात कर ली है, वो शाम को 6 बजे आ जाएगा और हमें घर से ले जाएगा और छोड़ भी जाएगा। तेरे कितने अरमान हुआ करते थे उस समय, तो बच्चों की जिम्मेदारी थी, ऊपर से अम्मा जी का डर था कि घर की बहुएं बाहर होटल में खाना खाने नहीं जाएंगी। अम्मा के डर की वजह से मैं तुझे कहीं बाहर घुमा ही नहीं पाया। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तुम, पर मुझसे शादी करके कैसी बावरी सी बन गई हो। भाभी भाइयों के बीच रही, कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया तूने, और मेरे घर आकर बिना कोई शिकायत के चूल्हा चौका बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर करती गई। पर इसी बीच पता ही नहीं चला विमला कब हमारा बुढ़ापा आ गया, बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी और आंखों पर चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त हो गए। उनकी भी गलती नहीं, उन्हें भी परिवार पालना है। पर विमला, मरने से पहले हम एक बार होटल में खाना ज़रूर खाएंगे। श्यामलाल जी की बात सुनकर विमला जी ने चिढ़ते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो जी, आगे से अगर आपने मरने की बात की तो मैं आपसे कभी बातें नहीं करूंगी। हर वक्त बस मरने की बातें करते रहते हो। विमला जी को चिढ़ते देख श्यामलाल जी बोले, अरे तो विमला, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है जी, चलूंगी होटल में खाना खाने, पर आज के बाद मरने की बात कभी मत कहना। हाँ ठीक है, भगवान कभी नहीं कहूँगा। पर अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑटो वाले को फ़ोन कर देता हूँ। तो विमला जी जल्दी से तैयार होकर श्यामलाल जी के साथ होटल में खाना खाने चली गई, जिसे देखकर आसपास के लोग भी बहुत खुश हो गए हैं कि इस उम्र में भी दोनों पति पत्नी में कितना प्यार है। अगले दिन सुबह विमला जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उनकी छोटी बहू रवीना आई और विमला जी के हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, अरे मम्मी जी, इस उम्र में दो दो बहुओं के रहते हुए आप काम कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता। आप तो बस आराम से बैठी हैं, बहुत दिनों तक बच्चों के लिए थक चुकी हैं। अब तो बस बैठे बैठे आप हमें ऑर्डर दिया करो। कुछ दिन में बाबूजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा।
छोटी बहू की बातें सुनकर विमला जी की बड़ी बहू पूनम भी आ गई और बोली, सही कहा रवीना तुमने, मम्मी जी को तो अब आराम करना चाहिए। वैसे भी बाबूजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लाएंगे तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखना मम्मी जी, कहीं अपनी इन बहुओं को भूल मत जाना। दोनों बहू की बातें सुनकर विमला जी बोली, अरे नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हमारा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, और जिसकी इतनी संस्कारी बहुएं हों उस सास को भला बाहरी आडंबरों का क्या काम। तुम लोग गांव आते हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आते रहना। विमला जी और श्यामलाल जी के दो बेटे बहू और पोता पोती पूरा भरा परिवार था, पर सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं थी, पर ना जाने क्यों 6 महीने से उनके बेटे बहुओं को अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती, पर श्यामलाल जी हमेशा विमला जी को सचेत करते कि विमला जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है, लेकिन विमला जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी। एक रोज़ उनकी छोटी बहू रवीना बोली, बाबूजी अगर हम मम्मी जी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो श्यामलाल जी बोले, बहू क्यों इस बुढ़े से बुढ़ापे में रोटी बनवा रही हो। विमला चली जाएगी तो मुझे खाना कौन बना कर देगा। मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे, फिर कर लेना जी भर के हमारी सेवा। बहू की बात सुनकर विमला जी बहुत खुश हो गई और श्यामलाल जी से कहने लगी, देखा जी आपने हमारी दोनों बहुओं को हमारी कितनी चिंता है। मुझे एक काम भी नहीं करने देती और कितना सम्मान देती हैं, और क्या चाहिए हमें। तो श्यामलाल जी बोले, भगवान, मेरे रिटायर होने के बाद भी अगर ये लोग तुम्हें इतनी इज्जत दें तब तुम खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीता, श्यामलाल जी रिटायर हो गए तो उनके दोनों बेटों ने बड़े प्यार से श्यामलाल जी के पास आकर कहा, पिताजी गांव में कुछ नहीं रखा है, ना ही तो पूरे समय बिजली आती है, ना समय से पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। तो श्यामलाल को भी बेटे का विचार सही लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसे बेटे बहू कहाँ मिलते हैं, तो आपको अपने बेटों की मदद करनी चाहिए, बुढ़ापे में यही काम आएंगे। फिर क्या था, श्यामलाल जी ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिए और शहर में बड़ा सा घर खरीद लिया और अपने बेटे बहू के साथ ही रहने लगे। एक दिन पूनम बोली, माँ जी मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊँ, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़े बहुत पैसों की कमी हुई उसे मैंने अपना जेवर बेचकर ही तो पूरा किया है। अब ऐसा सुन्ना गला लेकर शादी में जाऊंगी तो आपकी ही बदनामी होगी। इससे अच्छा तो मैं शादी में ही न जाऊं। तभी छोटी बहू रवीना ने भी आकर अपनी तकलीफ सास के सामने रख दी। तो विमला जी के पास जितने भी कीमती गहने थे उन्होंने उनको 2 हिस्सों में बांट दिए। जेवर पाते ही दोनों बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब विमला जी रसोई में रोटी बना रही थी तो पूनम आकर बोली, ओ माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में घी ज़्यादा मत लगाया करो। इस उम्र में इतना दूध घी खाकर क्या करोगी, ज़्यादा घी खाओगी तो गैस बन जाएगी। तो विमला जी बोली, बहू कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबूजी से कहूँगी अगले महीने राशन के साथ 2 किलो घी भी ले आएंगे। मैं तो नहीं खाती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को कमजोरी रहती है तो इसीलिए रोटी में थोड़ा घी डाल देती हूँ। तभी उनका बेटा महेश आकर बोला, माँ तुम कहना क्या चाहती हो, एक तो घी खाती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। कल ही तो आपने पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वो तो गुड़िया जिद कर रही थी तो उसके लिए ही बनाया था। चुप हो जाइए माँ, नाम मेरी बेटी का लेती हो और खाती खुद हो। आप लोगों को साथ रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा वहीं सड़ने देते आपको। बेटे की बातें सुनकर विमला जी की आंखें भर आई। बेटा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल ख़राब करती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो। दन दनाते हुए बेटे बहू वहाँ से बाहर निकल गए। अब ये रोज़ उसकी बात हो गई थी। आए दिन दोनों बेटे बहू उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे। एक दिन रोते रोते विमला जी ने श्यामलाल जी से कहा, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए उनके पैर की जूती बन गए हैं। अब आगे हमारा क्या होगा। तो श्यामलाल जी बोले, भगवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ पर तुम पूरे दिन घर में रहती हो। न जाने तुम्हारे साथ दोनों बहू कैसा व्यवहार करती होंगी। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोसी राम प्रसाद जी वहाँ आ गए।
तो विमला जी उठकर चाय नाश्ता बनाने चली गई। गर्मी बहुत थी तो उन्होंने एसी चला लिया। तभी उनका छोटा बेटा बोल पड़ा, क्या पापा आप पूरे दिन भर एसी चलाकर बैठे रहते हो और साथ में अपनी पलटन को भी बैठा लेते हो? कितना बिल भरना पड़ता है मैं ही जानता हूँ। एक पैसे की औकात नहीं है और बैठ गए एसी चलाकर। हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खर्चे के साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। बेटे की बातें सुनकर श्यामलाल जी को अपने दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके दोस्त राम प्रसाद जी चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। तभी उनकी बड़ी बहू पूनम आई और कहने लगी, देवर जी तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही होता है। भूलो मत, रात का खाना और सोना हमारी तरफ होता है। दूर खड़ी विमला जी श्यामलाल जी को देख रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी छोटी बहू रवीना भी आ गई और दोनों बहुएं अपनी अपनी कहने लगी। तभी श्यामलाल जी बोले, बेटा आखिर क्या बात हुई जो हम दोनों अब तुम लोगों को चुभने लगे, जबकि तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो फिर भी घर का मोटा मोटी खर्चा तो मेरी पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तभी उनका बेटा बोला, बाबूजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं। मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की, पर ज़्यादा पैसे तो भैया और उनके परिवार पर खर्च करते हो। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? कुछ नहीं ना, इसलिए आज से मेरे पास तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्यामलाल जी ने कहा। तो रमेश बोला, बाबूजी आप तो चुप रहिए। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। तो श्यामलाल जी बोले, बेटा अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूं, आज तक हर तीज त्यौहार पर तुम लोगों के लिए कपड़े उपहार हम ही देते आए हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया भी मैं ही भरता आया था। याद है या भूल गए? तो रमेश बोला, अच्छा तो अब आप हमसे हिसाब लेंगे? मैंने बोल दिया है कि अगर हमारी बात आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। तभी विमला जी बोली, रमेश बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी ने पैसे देते समय एक बार भी तुम्हें मना नहीं किया। अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर में लगा दी और अब तुम हमें कहीं और जाकर रहने के लिए कह रहे हो। क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? तभी रवीना बोली, देख तो जरा, इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी जरा सी भी शर्म बची है कि नहीं? अरे इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे दें वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, ये घर हम दोनों देवरानी जिठानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो बोलिए ही मत। तभी रमेश बोला, हाँ हाँ अभी तुम दोनों ये नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है। तो रवीना बोली, अरे करना क्या है, घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं। एक हिस्सा बड़ी भाभी का होगा और एक हिस्सा मेरा। हाँ इन सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अपनी सुविधा अनुसार सास को भी बांट लिया कि पहले 2 महीने ये मेरी मदद करेंगी तो बाद में बड़ी की मदद करेंगी। श्यामलाल जी और बिमला जी का अब उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। बस दोनों बेटे बहू ने अपना अपना फैसला सुना दिया। तभी रमेश बोला, सुन लिया माँ, आपने आपको 2-2 महीने के लिए हम दोनों के घर पर रहेंगी। और हाँ बाबूजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं, बाहर जो एक छोटा सा कमरा है वो बाबूजी को दे देते हैं। आप दोनों अपना सामान वहीं रखिएगा। तभी छोटी बहू फटाक से बोली, मम्मी जी को पहले 2 महीने मैं अपने घर ले जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं तो मुझे इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो बिमला जी का हाथ पकड़कर खींचती हुई अपनी तरफ ले गई। पूनम श्यामलाल जी से बोली, बाबूजी बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर आंगन में झाड़ू लगाना, बच्चों को स्कूल से लाना और बाजार जाकर सब्जी लाना, ये आपका काम होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन विमला जी किचन में खाना बना रही थी कि तभी रवीना ने आकर कहा, ए बुढ़िया, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए और कपड़े भी धुल जाने चाहिए। बहू की बातें सुनकर विमला जी की आंखें भर आईं। अब विमला जी अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। बहू क्या कम थी जो उसके माता पिता भी अब उन्हें नौकरानी समझने लगे। श्यामलाल जी अंदर बाहर का काम करके बरामदे में बैठ गए ताकि वो अपनी पत्नी विमला जी को देख सके। तभी उन्होंने देखा बहू की माँ झूठे बर्तन विमला जी के सामने फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, बर्तनों को अच्छे से साफ कर वरना अभी के अभी घर से निकलवा दूंगी। पर श्यामलाल जी
खून के घूंट पीकर रह गए। वो हर रोज अपनी पत्नी का अपमान देखते रहते। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब एक रात विमला जी बहू से बोली, बहू मुझे खाना दे दो। तो रवीना ने अपनी माँ का बचा हुआ झूठा खाना विमला जी के सामने रख दिया। तो विमला जी ने कहा, लेकिन बहू ये खाना तो झूठा है। तो क्या हुआ मम्मी, कोई ये सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। अब इसे फेंकने से तो अच्छा है आप ही इसे खा लीजिए, वरना तेल मसाला बर्बाद हो जाएगा। वो इतना तेज बोल रही थी कि श्यामलाल जी को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। विमला जी रोते हुए थाली लेकर बरामदे में बैठ गई और श्यामलाल जी की तरफ देखकर फुट फुट कर रोने लगी। तो श्यामलाल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ कर गए और बोले, विमला तुम झूठा खाना नहीं खाओगी। कहते हुए उन्होंने विमला जी के हाथ से थाली छीन कर बाहर फेंक दी, जिससे सब्जी का छींटा समधन जी के मुंह पर जा लगा और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। तभी उनकी बहू रवीना रसोई से निकली और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को फेंकने की। उनको चिल्लाते देख रमेश भी बाहर आ गया और बोला, बाबूजी ये क्या तमाशा लगा रखा है। ये मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या होगा अगर वो मम्मी जी का झूठा खाना खा लेंगी। तो बेटे की बात सुनकर श्यामलाल जी ने एक जोर का तमाचा बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस औरत ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम भी नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उसका भरण पोषण करोगे। अभी तभी उनका बड़ा बेटा महेश भी आ गया और बोला, बाबूजी आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पड़ने की। तो श्यामलाल जी ने एक तमाचा उसके गाल पर भी जड़ दिया और बोले, तुम लोग होते कौन हो हमें दो हिस्सों में बांटने वाले। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसे मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छे संबंध बनाते हो, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हो। बिमला जी की रो रो कर सांसें उखड़ने लगीं। तो श्यामलाल जी ने उन्हें पानी पिलाया और बोले, विमला ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये तो वो मतलबी हैं जो इतने दिनों तक हमारा खून पी रहे थे। पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया ईश्वर इसका बदला ज़रूर लेगा और इन्हें इसी जीवन में इसका दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, बस 15 दिनों के अंदर मैं कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। तब तक तुम यहाँ पर रहो, मैं 10-12 दिनों में कुछ जुगाड़ कर कर वापस आता हूँ। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। इतना कहकर श्यामलाल जी वहाँ से चले गए। तो विमला जी भूखी प्यासी वहाँ से उठकर बाहर बरामदे में जाकर खटिया पर बैठ गईं। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। शाम को जब विमला जी काम करने के लिए नहीं उठी तो उनकी बहू रवीना दनाते हुए आई और बोली, बुढ़िया अभी तक सो रही है, खाना कौन बनाएगा, चल उठ खाना बनाना है। तो विमला जी बोली, बहू मैंने सुबह से भी खाना नहीं खाया था, इसलिए मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है तो यहाँ क्यों पड़ी है, चल निकल यहाँ से, कहकर बहू अंदर चली गई। पर विमला जी वहीं बैठी रहीं। खाना खा पीकर जब बहू बाहर आई तो विमला जी वहीं चारपाई पर सो रही थी। तो बेटे बहू से 10 दिन का भी इंतजार नहीं हुआ और उसी दिन धक्का देकर विमला जी को घर से बाहर निकाल दिया। आज उन्हें घर से निकाले हुए पूरे 10 दिन हो गए थे। उधर श्यामलाल जी अपना और विमला जी के रहने का सारा इंतजाम करके ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि उसी समय वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी वृद्ध महिला का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारी ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर श्यामलाल जी बहुत घबरा गए और जल्दी से बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर हैरान हो गए। किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही कहीं घूमने के लिए निकल गए हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को बहुत दिन पहले ही सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया था। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर किसी ने उनकी एक न सुनी। ये सुनते ही श्यामलाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब कहाँ ढूंढे अपनी बिमला को, क्या कुछ दिन भी वह अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे। यही सोच सोचकर श्यामलाल जी परेशान होते जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वो अपनी पत्नी विमला जी तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रह रहकर यही डर सताता था कि कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। स्टेशन वाली औरत कहीं मेरी पत्नी ही तो नहीं थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मन ही मन बड़बड़ाए जा रहे थे। 2-3 दिन तक श्यामलाल जी ने आसपास की सभी जगह छान मारी, लेकिन विमला जी कहीं नहीं मिली। तो श्यामलाल जी ने सोचा कि मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। वो निराश होकर
वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े और वहां जाकर अपने हम उम्र के लोगों के साथ अपने दिन बिताने लगे। तभी एक दिन श्यामलाल जी ने देखा कि एक औरत कोने में बैठी हाथ में तस्वीर लिए रोई जा रही थी। किसी से पूछने पर बताया कि कुछ दिन पहले ही वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिली थी। कोई भला इंसान इसे वृद्धाश्रम में छोड़ गया। बेचारी दर्द से बहुत छटपटा रही थी। बस पूरे दिन रोती रहती है, न ठीक से खाती है न पीती है। इतना सुनते ही श्यामलाल जी जल्दी से उस औरत के पास गए और वहां जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि विमला जी ही थी। अपने पति को सामने देखकर विमला जी फुट फुट कर रोने लगी। तो श्यामलाल जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें गले से लगा लिया। तो पास खड़े व्यक्ति ने कहा, क्या ये आपकी पत्नी है? तो श्यामलाल जी बोले, हाँ भाई, ये मेरी पत्नी है। पर ये वृद्ध आश्रम में कैसे आई? उस व्यक्ति ने पूछा। तो श्यामलाल जी बोले, बदकिस्मती से आज ये यहाँ है, पर अब और नहीं। कहते हुए श्यामलाल जी ने विमला जी को वहाँ से खड़ा किया और बोले, विमला, तुम्हारे एक एक आंसू का मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा। अभी ये बाप अपनी पर उतर आया है। उन्होंने हमारे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए श्यामलाल जी विमला जी को लेकर पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और श्यामलाल जी और विमला जी के साथ उनके बेटे बहू के घर पहुँच गए। वहाँ जाकर घर की बैल बजाई तो दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ बाहर निकल कर आए और श्यामलाल जी और विमला जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बड़ा बेटा महेश बोला, बाबूजी, ये क्या है? हमारे घर पर आप पुलिस को क्यों लेकर आए हो? तभी महेश के गाल पर जड़ते हुए कहा, अरे शर्म नहीं आती अपनी माँ को सड़क पर छोड़ते हुए? आज तक तुम लोग उनकी पेंशन के सारे पैसे खाते रहे और अब उन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया। अब तुम भी ऐसे ही भटको। हर माता पिता को अपना भरण पोषण करने के लिए अपने बच्चों से अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। इसलिए आज से ये घर तुम्हारे माता पिता का है, क्योंकि इस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम चारों बेटे बहू जेल की हवा खाओगे। ये सुनते ही चारों बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाते हुए श्यामलाल जी के पैरों में गिर गए। बाबूजी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम आपको अपने घर में रख लेंगे। तो श्याम जी गुस्से से बोले, पहली बात तो आप लोग इस घर को अपना घर मत कहिए, क्योंकि ये घर मेरे रिटायरमेंट के पैसों से खरीदा गया है। और क्या कहा आपने कि तुम लोग हमें रख लोगे? अरे तुम लोग 10 दिन भी अपनी माँ को नहीं रख सके तो ज़िंदगी भर क्या रख लोगे? अरे 10 दिन का भी इंतज़ार नहीं हुआ तुमसे। 10 दिन में मैं अपना और विमला जी के रहने का पूरा इंतज़ाम करके आया था और विमला जी को लेने वापस आया था, पर तुम्हारी हरकतों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। तभी दोनों बेटे श्यामलाल जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन श्यामलाल जी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आज बेटे बहू के लालच ने उनके सर से छत भी छीन ली थी और सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। आज चारों बेटे बहू पछतावे की आग में जल रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।